अस्सलाम वालेकुम। आज 7 बजे में खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ आसमा इकबाल। नाज़रीन, ओपोजिशन की कौमी कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। कहा यह जा रहा है कि ये तख्ते इस्लामाबाद के लिए एक ख़तरा बन सकती है। क्या वाक़तन ऐसा है या ये सिर्फ महज अभी दावे हैं? इनके हवाले से आज हम बात कर रहे होंगे। हमारे पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे इस मसले को, इस अहम कॉन्फ्रेंस को इनफैक्ट हम डिस्कस कर रहे होंगे। फिर जी हम रुख करेंगे KPK का, और KP में हमें बात करनी है जी आज फैसल करीम कुंडी साहब की, जो कि वहाँ के गवर्नर हैं। हम सभी जानते हैं कि जब हम KP हुकूमत की बात करते हैं तो PTI के अपने अंदर से ये आवाज़ें उठती रही हैं कि वहाँ पर करप्शन होती है। लेकिन अब ये कहा जा रहा है गवर्नर KP की जानिब से कि जी KP के अंदर सब कुछ जो है वो बराए फ़रोख्त है, बहुत ज़्यादा करप्शन की जा रही है। 20,000 मुलाजिमीन किए ताकि उन पोस्टों की बोलियाँ लगाई जा सकें, उन पोस्टों के लिए पैसे लिए जा सकें। ये संगीन इल्ज़ामात हैं जो उनकी तरफ से लगाए गए हैं, इन पर आज हम बात कर रहे होंगे। और जी साथ ही साथ अडयाला जेल, चूँकि बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रहा होता है, कोई ऐसा दिन नहीं होता कि खबरों में, अखबारात में, सोशल मीडिया पर हम अडयाला जेल या वहाँ के जो कैदी हैं बानी साहब, इमरान साहब, उनके हवाले से कुछ ना सुन रहे हों। बहुत अरसा पहले भी ये खबर सामने आई थी कि अडयाला जेल में कैद इमरान खान जो है, उनके खाने का खर्च जो है वो बहुत ज़्यादा है, चूँकि उनकी अहलिया भी उनके साथ कैद हैं, अलग सेल में हैं, लेकिन ज़ाहिर है कि उसी जेल के अंदर है। तो कहा यह जा रहा है कि इन दोनों के जो खाने के अखराजात हैं उनमें बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है। अब ये अखराजात कौन उठा रहा है? और सिर्फ बानी और बीबी वहाँ पर कैद नहीं हैं, बहुत सारे ऐसे लोग जो बानी के सपोर्टर्स हैं वो भी मुख्तलिफ केसेस के अंदर यहाँ कैद हैं। तो क्या उनके भी खाने पीने का इसी तरह का इंतज़ाम हो रहा है? ये चीज़ें आज हम हमारे जो पैनलिस्ट हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे। पैनलिस्ट में कौन है जी? मुझे ज्वाइन कर रहे हैं काशिफ रफ़ीक साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। आप देख सकते हैं इस वक्त इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं। इसके अलावा मोहम्मद नौशाद अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप देख रहे हैं वीडियो लिंक पर हमें ज्वाइन किया है, उन्होंने आज लाहौर से, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। उस्मान अहमद भट्टी साहब, सीनियर जर्नलिस्ट, सीनियर तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं, और उस्मान अहमद भट्टी भी हमें वीडियो लिंक पर ज्वाइन कर रहे हैं। और जी हमारे साथ मौजूद हैं शहजाद अनवर फ़ारूकी साहब, और फ़ारूकी साहब आज हमारे साथ स्टूडियो में नहीं है, अलबत्ता वीडियो लिंक पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं। इनका तज़किया भी इनसे जानेंगे। गुफ्तगू का आगाज़ जो है मैं नौशाद अली साहब चाहूँगी कि आपसे करें। आज से 2 रोज़ पहले भी सर हमने इस कॉन्फ्रेंस के बारे में डिस्कशन की थी, लेकिन अब बाकायदा इसका जो स्केड्यूल है एक प्रॉपर वो सामने आ गया है, और जो इनवाइट भेजा गया है लोगों को वो भेजा गया है शाहिद खाकान अब्बासी साहब की जानिब से। लेकिन हम ये जानते हैं नौशाद साहब कि उन्होंने कहा था कि जो मुख्तलिफ जमातें हैं अपोजिशन की, उन सब के अपने अपने मफादात हैं और उन सब के अपना अपना तरीक़ा कार होगा एहतजाज का। तो क्या हम ये समझें कि एहतजाज का तरीक़ा कार क्या होगा, आगे लाहे अमल क्या होगा, एक सा रखना है, डिफरेंट रखना है? सर इस कॉन्फ्रेंस में वो चीज़ें डिस्कस हो रही होंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैंने कल भी आपको ये अर्ज की थी कि ये सिर्फ लहू गर्म रखने का एक बहाना है। अच्छा। अभी तक ये जो अपोजिशन की जो भी गुफ्तगू हो रही है, इसका ना कोई सार है ना कोई पाँव है। क्योंकि मसला ये है कि मैंने कल भी अर्ज की थी कि जब भी कोई तहरीक शुरू होती है तो उस तहरीक के शुरू होने के पीछे कोई ना कोई मकसद होना बहुत जरूरी है। और जब आप बात करते हैं कि जी यहाँ पर JUI फे भी है, और ये जिस जमात का आप नाम ले रहे हैं, जो शाहिद खाकान अब्बासी साहब हैं या दीगर जो जमातें हैं, तो इन सब के अपने अपने अलग-अलग मकसद तो हो सकते हैं, लेकिन इनका कोई एक यकसू होकर किसी एक मकसद पर ये इकट्ठे नहीं हो सकते, क्योंकि इनके अपने दरमियान कुछ कंट्राडिक्शंस मौजूद हैं। अब ये जो आइन के तहफ़्फ़ुज़ की बात थी, पहले ये मामला उस तरफ गया, लेकिन वो किसी तरफ लग नहीं सका, और आइन जो है वो उन्होंने बगैर तहफ़्फ़ुज़ के वैसे ही रास्ते में बीच रास्ते छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि जनाब ये आइन ऐसे ही ठीक है, हमें इसको तहफ़्फ़ुज़ देने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए अब नया जो मसला है, क्योंकि उसकी कोई पजीराई नहीं है, कोई सियासी जमात जो है वो कहीं से कोई वर्कर्स इकट्ठे नहीं कर सकी। आपने इनके जो थोड़े छोटे मोटे जलसे जुलूस या हल्की फुल्की गुफ्तगू है, ये नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन वाला मामला, ये आप देखती रही, लेकिन कोई ऐसा सॉलिड पॉइंट हमारे सामने नहीं आया। अब भी ये जो गुफ्तगू हो रही है, अगर सियासी जमातों ने बैठकर ये तय करना है कि जी JUI फे जो है वो KPK के अंदर एहतजाज करेगी, और वो जो है वो पट्टियां बांध के एहतजाज करेगी, और अगर जो शाहिद खाकान अब्बासी साहब वो जहाज पर सफर करके एहतजाज करेंगे, और कोई जमात जो है वो सड़कों पर, तो ये बड़ी अजीब सी बात है। ये इस तरह नहीं होता। एहतजाज के ये तरीकाकार ना हुआ करता है, ना इस तरह से तय होता है। ये सिर्फ चूंकि मैंने आपको पहले भी बताया, फिर बता रहा हूं, दोबारा दोहरा रहा हूं कि चूंकि मकसद कोई नहीं है, मकसद सामने है नहीं, इसलिए ये इस तरह की गुफ्तगू आपके सामने आ रही है। ठीक हो गया। काशिफ साहब, आपको भी ऐसा लगता है? ये कैसे हो सकता है कि इतनी बड़ी एक बैठक हो रही हो और मकसद ही ना हो उसका कोई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
دیکھیں بسد احترام مقصد تو ہے، اور مقصد یہ ہے کہ جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں وہ لوگوں کو نکال پائیں یا نہ نکال پائیں، بہرحال ان میں جو اکابرین شامل ہیں یہ وہی کم و بیش اکابرین ہیں جو نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے ہم نوا بن کے تحریک انصاف کے خلاف عدم اعتماد لے کے آئے تھے، اور یہ سارے کہیں نہ کہیں اس سارٹ آف عدم اعتماد کے بینیفیشری تھے، اور انہوں نے بینیفٹ اٹھائے بھی پی ڈی ایم کی حکومت میں۔ اب ان کے مطمع نظر یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جو انتخابی نتائج ہیں اس کے اوپر ان کو اعتراضات ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ جو مینڈیٹ دیا گیا اور جس مینڈیٹ کے تحت یہ حکومتیں فارم ہوئی ہیں اور جس کے تحت یہ قانون سازیاں ہوئی ہیں وہ ساری چیزیں جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہیں، وہ نمبر ہی ٹھیک نہیں ہے قومی اسمبلی میں، اور سینٹ آج تک مکمل نہیں ہے، ایک اکائی کے الیکشن نہیں ہو پائے ہیں، خیبر پختونخوا میں سینٹ کے الیکشن نہیں ہو پائے ہیں، آج تک سینٹ میں وہ پورشن خالی ہے۔ دیکھیں یہ کچھ منیمم نکات ہوتے ہیں تحریک چلانے کے لیے، آگے لے کے جانے کے لیے، وہ منیمم نکات کے اوپر اکٹھے کیا جا سکتا ہے، اس کے بعد جب لارجر کینوس پہ آپ جاتے ہیں تو بالکل یہ بات ٹھیک ہے نوشاد صاحب کی کہ جے یو آئی بینیفیشری ہے کے پی کے کی بالخصوص وہ کیسے تحریک انصاف سے ایڈجسٹ کرے گی، یہ بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن جو منیمم نکات پہ کامن جو ہے وہ اس کے اوپر کنسنسس ان کا ہوتا چلا جا رہا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب سے پہلے تحریک انصاف سولو فلائٹ پہ تھی، پاور لوگوں کو لے کے آئے، ہر طرح کا حربہ استعمال کیا، نہیں ہو سکا۔ اب کہیں نہ کہیں تحریک انصاف نے بھی یہ ڈیلیبریشن کیا کہ کیوں نہ ان تمام لوگوں کے ساتھ جو ماضی میں محرک تھے، جن کے ساتھ چل کے انہوں نے عمران خان کی حکومت ٹاپل کی تھی، دیکھیں شاہد خاقان عباسی گھر کے بیتی ہیں، محمود خان اچکزئی گھر کے بیتی ہیں، اور اکثر اور بیشتر گھر کے بیتی کے ہاتھوں ہی کبھی نہ کبھی لنکا ڈھہ بھی جایا کرتی ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ فوری طور پہ ڈھہ جائے گی، لیکن یہ ہے کہ ایک اس طرف گفتگو شروع ہو گئی۔ اچھا اب جب یہ قومی کانفرنس بلا لی گئی ہے، اس میں اپوزیشن کے رہنما ہیں، اس میں وکلا رہنما ہے، اس میں صحافیوں کو انوائٹ کیا گیا ہے، اس میں دانشوروں کو ایک ڈیبیٹ انیشیٹ کروائی جا رہی ہے۔ جس وقت یہ ڈیبیٹ انیشیٹ ہوگی اس کا آؤٹ کم ہو سکتا ہے کچھ بھی نہ نکلے، ہو سکتا ہے اس کا آؤٹ کم 1 سال کے بعد نکلے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ تمام کے تمام لوگ اگر اس بات میں شد و مت سے کھڑے ہیں کہ یہ موجودہ حکومت جو ہے وہ ٹھیک فعال نہیں کر رہی، ان کی قانون سازی ٹھیک نہیں ہے، اور ان کو در پردہ پاور کوریڈور کی سپورٹ موجود ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آہستہ آہستہ ڈیبیٹ جو سی وہ آگے کی طرف جائے گی، الا یہ کہ حکومت اس قومی کانفرنس میں، اس اپوزیشن اتحاد میں کوئی ایسی دراڑیں ڈالے کہ جس میں یہ لوگ جو ہیں وہ ان کے ساتھ کم سے کم انٹیکٹ ہوں، اور اس جانب کل نوشاد صاحب نے اشارہ کیا اور میں نے بھی اس کے اوپر کوئی ڈیلیبریشنز کی، اور مجھے یہ بالکل یہ بات کنفرم ہے نوشاد صاحب کی کہ پیکا کے معاملے کو لے کے حکومت یہ سوچ رہی ہے کہ کوئی چھوٹی موٹی سی ترمیم کر کے کم از کم صحافیوں کو تو اس ساری موبلائزیشن سے ایک سائیڈ پہ کیا جائے۔ ٹھیک ہے، پھوٹ ڈالنے کی بھی کوشش کی جائے گی، آپ نے فرمایا۔ اچھا میں آپ کی طرف آؤں گی، بھٹی صاحب آپ ذرا یہ فرما دیجئے گا کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ ساری جو ہے یہ نشست جو ہے یہ صرف اس بحث میں رہے گی کہ جی کیا کیا جانا چاہیے، کیا ہونا چاہیے ہے، لائحہ عمل کیا ہوگا، یا آپ کو لگتا ہے کہ عید کے فوراً بعد ہم دیکھ رہے ہوں گے کہ رمضان کے دوران سارا لائحہ عمل جو ہے مختلف بیٹھکوں کے اندر ڈیسائیڈ ہو جائے گا، اور عید کے فوراً بعد ہم ایک تحریک شروع ہوتی ہوئی دیکھ رہے ہوں گے بڑی، یا آپ کو کاشف صاحب کی طرح لگتا ہے کہ نہیں اس میں بھی بہت وقت لگ سکتا ہے کہ تحریک کی جانب یہ لوگ آئیں بحث کے بعد؟ تھینک یو اسما اقبال صاحبہ، مجھے اب یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب نے آج تک جتنی بھی تحریک شروع کی ہیں ان کے ساتھ ہیلپ ہوتی تھی اسٹیبلشمنٹ سے، پھر ان کی تحریک کامیاب ہوئی، اب تو ایسی کوئی ان کے ساتھ ہیلپ نہیں ہے کہ کوئی ان کو یہ کہے کہ بھئی آپ تحریک شروع کریں تو امپائر کی انگلی خان صاحب کہتے تھے کھڑی ہو جائے گی، ایسے تو کوئی انگلی ابھی نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ، یا تو یہ ہوتا کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ حکومت سے کوئی علیحدگی کر رہی ہوتی تو پی ٹی آئی جو ہے وہ اس آپشن کو جو ہے وہ کیش کرتی کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ حکومت سے علیحدہ ہو رہی ہے، یہ ایک اتحادی جماعت ہے حکومت کی، تو شاید حکومت کے لیے ٹف ٹائم ہو، یا ایم کیو ایم علیحدہ ہو رہی ہوتی، ایسا تو کچھ نظر نہیں آ رہا۔ جو لوگ اپوزیشن میں ہیں وہ ایک ہی کی مسجد ہے۔ اب شاہد حقان عباسی صاحب جی کی گفتگو ہو رہی ہے، مجھے اب یہ بتائیں کہ شاہد حقان عباسی صاحب کے پاس کون سی ایسی اسٹریٹ پاور ہے کہ جو حکومت کو ہلا کے رکھ دے گی؟ دیکھیں اس وقت عمران خان صاحب کا المیہ یہ ہے کہ ان کے پاس پاپولیرٹی ہے مگر ان کے پاس اسٹریٹ پاور نہیں ہے۔ اسٹریٹ پاور اس وقت مولانا فضل الرحمان کے پاس ہے مگر ان کے پاس پاپولیرٹی نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ تو سر جب یہ ساری چیزیں مل جائیں گی، اکٹھی ہو جائیں گی، تو پھر تو حکومت کے لیے پرابلم ہو سکتا ہے نا؟ بات یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان کیوں عمران خان صاحب کے ساتھ ملے، یا تو ان کو یہ ہو، مولانا فضل الرحمان سب سے زیادہ بڑے وکٹم ہیں جو نوشاد صاحب نے ڈسکس کیا، کیا ان کو احتجاج کر کے کے پی کے کی حکومت عثمان بھائی مولانا فضل الرحمان صاحب کیوں تحریک انصاف کے ساتھ نہیں ملیں گے؟ ابھی تک تو ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں نا، 26ویں آئینی ترمیم میں ہم نے ساری چیزیں دیکھی۔ دیکھیں مولانا فضل الرحمان صاحب نے ان کو اپنے پیچھے بس نماز پڑھائی تھی، اس کے بعد انہوں نے کہا اب آپ جا کے دعا کریں، اللہ تعالیٰ خیر کرے گا۔ اب یہ دعا ان کی کب قبول ہوتی ہے، مولانا فضل الرحمان کو کیا آپشن دی جاتی ہیں؟ دیکھیں سیاست ہوتی ہے مفادات کے لیے،
सियासत ये नहीं होती कि एक सियासी जमात ये कहे कि मैंने इमरान खान को रिहाई करवानी। तो मौलाना फजल रहमान साहब भी तो इसी बात पे नाराज है ना कि मेरे साथ आपने अपने मफादात ले लिए पीपल्स पार्टी और नून लीग ने, और मुझे मझधार में छोड़ दिया, मेरे तो बेटे भी इलेक्ट नहीं हुए। मगर बात ये है कि मौलाना फजल रहमान, आप ये देखें कि कभी भी खुद खुलाकर सामने नहीं आते, वो ढकी छुपी बात करते हैं। उनको ये पता है कि मैं इस हुकूमत के साथ एडजस्ट रहूंगा, मगर इमरान खान सबसे ज्यादा जो मौलाना फजल रहमान की सियासत पर डेंट डाला है वो इमरान खान साहब ने डेंट डाला है। अब बात यह है कि ऐसी नशिस्तें हुआ करती हैं। देखिए, ये अपोजिशन का राइट है, हुकूमत को इन चीजों से कोई परेशानी नहीं है। हुकूमत को परेशानी तब होती है जब इमरान खान साहब कॉल देते हैं कि आकर धरना दे दें, वहां पर जो है मार धाड़ करें, इस वक्त हुकूमत को परेशानी होगी। बाकी हुकूमत के नजर में कोई परेशानी ठीक है। आपका फरमाना ये भट्टी साहब कि ये तमाम जमातों का जो इकट्ठ है ये भी हुकूमत को परेशान नहीं कर सकता है, ऐसे ही फरमा रहे हैं आप? यस। ठीक हो गया। शहजाद साहब से पूछ लेते हैं। शहजाद साहब, आपकी क्या राय है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आसमा। मैं तो जो काशिफ रफीक मेरे भाई हैं उनकी खुश उम्मीदी पे हैरान भी हूँ और खुश भी हूँ कि बिलाखिर चले वो भी उम्मीद से हुए और उनको लगता है कि कोई पता नहीं कोई बड़ी चेंज आने वाली है। लेकिन मैं इस वक्त नौशाद साहब और भट्टी साहब से इत्तेफाक करने पर मजबूर हूँ। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे जो लोग जिनको बुलाया गया इस कॉन्फ्रेंस में, उनमें से बेशतर की हालत ये है कि उनके दिल तो इमाम हुसैन के साथ धड़कते हैं लेकिन उनकी तलवारें यजीद के साथ हैं। तो ये जब तक उनके तलवारें यजीद के साथ रहेंगी उस वक्त तक जो है ना वो मुझे कोई इनकलाब आता हुआ नजर नहीं आता, पहली बात। अच्छा। दूसरी बात ये है कि ये आप समझ लें कि जब मौलाना फजलुर रहमान कुल्ली तौर पर नाउमीद हो जाएंगे, मायूस हो जाएंगे कि मुझे कुछ मिलने नहीं जा रहा है इस सेटअप से, उसके बाद वो कोई सीरियस एफर्ट कर सकते हैं। उससे पहले तो वो दुआए खैर ही कर सकते हैं और दुआए खैर उन्होंने कर दी है। भट्टी साहब ने आपको उसका अहवाल भी बता दिया है। तो मेरे ख्याल में हमें इससे ज्यादा तवक्कुआत नहीं रखनी चाहिए, लेकिन दो तीन चीजें और जो डेवलपमेंट्स हैं वो नजर में रखने की काबिल हैं। एक तो ये है कि जो कि वकला की तरफ से जो कल हम बात कर रहे थे कि जो इलेक्शंस के रिजल्ट हैं, सहाफियों को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश की जा रही है, वकील पहले न्यूट्रलाइज रहे हैं। तो सहाफियों का मेरा ख्याल है एक आध बड़ा धड़ा जो है वो तो ऑलरेडी जो है वो उनकी पॉकेट में है, तो वो तो कोई इतनी फिक्र वाली बात नहीं है। अच्छा। दूसरे भी मेरा ख्याल है अपनी बार्गेन पोजीशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे असूल नजरियात की कोई बात नहीं। मैं हमेशा से कहा करता हूँ कि पाकिस्तान की सियासत जो है उसका सियासत का इखलाकियात और असूल से कोई ताल्लुक नहीं है। ये सरासर पावर पॉलिटिक्स है और इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही नस्ब लैन है कि किस तरह से हुकूमत हासिल की जाए। तो अब जीडीए का इसमें शामिल होना, अंदरून सिंध से अगर आपको कोई हमायत मिल सकती है, उससे कोई खास मुझे नहीं लगता। वो जो उनकी एक खातून है बड़ी वोकल है, एक एमन ने उनकी बहुत खूबसूरत गुफ्तगू करती हैं, तो उनको भी हरा दिया गया। हालांकि उनका मामला ये था कि उनके वोट अच्छे खासे थे, लेकिन अगर अंदरून सिंध से आपने पीपल्स पार्टी को सीटें दिलवा दी हैं तो अब जीडीए के पल्ले इस वक्त फिलहाल तो कुछ नहीं है। वो एक आध शुरू में पीर साहब ने एक जलसा किया था जो मुझे याद पड़ता है, उसके बाद वो भी खामोश होकर अपनी जगह पे बैठ गए थे, जिसका मतलब ये था कि ये जो साबका इत्तेहादी हैं, एस्टेब्लिशमेंट की जमातें जो और उनके सरबराह, वो उन्होंने फिलहाल इसी तनख्वाह पर काम करने का फैसला किया है। ठीक है। यानी आप लोगों की गुफ्तगू से शहजाद साहब ब्रेक पे जाना है मुझे। आप चारों साहिबान की गुफ्तगू से जो मैं समझ पाई हूँ वो यही है कि आपको ये कोई बड़ा खतरा दिखाई नहीं दे रही है, जो सियासी बैठक इस्लामाबाद के फिलहाल ऐसा कुछ नहीं, फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है। चलिए ठीक हो गया जी। इस कॉन्फ्रेंस के हवाले से हमने बात भी कर ली और ये कॉन्फ्रेंस ज़ाहिर है कि अगले 2 दिन इस्लामाबाद में हो रही होगी। इस हवाले से हम आपको अपडेटेड भी रखेंगे क्या कुछ हो रहा है, किसने क्या तजावीज़ यहाँ पर पेश की हैं, लाहेअमल क्या बन रहा है हुकूमत को हटाने के लिए। इस बैठक के दौरान ये भी आपको हम बताएंगे। लेकिन जी अभी हम एक ब्रेक लेना है और ब्रेक के बाद जब हम मिलेंगे तो खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन का एक बार फिर से शोर सुनाई दे रहा है। ये शोर किसने बपा किया है और इसको खामोश कराया जाएगा या क्या, इस पर हम देख रहे हैं क्या हिकमत अमली सामने आ सकती है केपी हुकूमत की। इस पर बात करते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। बात हम करेंगे खैबर पख्तूनख्वा की, जहां बहुत अरसे से वैसे तो हम ये सुन रहे हैं कि करप्शन जो है वो उरूज पर है, लेकिन अभी ये बात हम सुन रहे हैं गवर्नर केपी
के ज़बानी फैसल करीम कुंडी साहब एक निजी टीवी से बात करे तो उन्होंने वहाँ पर कहा कि थी वहाँ तो सारा कुछ ही बराए फ़रोख्त है, आप जो चाहें ख़रीद लें, बस हुकूमत को उनके मुँह मांगी कीमत दे दें। उन्होंने ये भी कहा कि बहुत सारे मुलाजमीन जो हैं, तकरीबन 20,000 की तादाद बताई जाती है, वो जो उनको फ़ारिग करना चाह रही थी हुकूमत और जिनको फ़ारिग किया गया है वो सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए किया गया है ताकि नई पोस्टें जो हैं वो क्रिएट हो सकें। ज़ाहिर वो आसामियाँ खाली होंगी तो नई भर्तियों के लिए कुछ पैसे वसूल किए जाएंगे। आपको याद होगा नाज़रीन कि इसी तरह की शिकायत जो हैं PTI के मुख्तलिफ रहनुमा लेकर जेल भी जाते रहे हैं बानी के पास। जुनैद अकबर उनमें एक बड़ा नाम है। मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी काशिफ रफ़ीक साहब, ये क्या मामला है? मतलब बानी जो है उन्होंने बहुत दफ़ा बुलाया भी है और ख़ासतौर पर अभी जो पिछली मीटिंग हुई है उनकी CM KP से, उसमें उन्होंने कहा कि करप्शन की बहुत ज़्यादा मैं शोर सुन रहा हूँ, इसको आप ख़त्म कीजिए, तो वो तो ख़त्म होने के बजाय और ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है ये मसला। देखिए अस्मा साहिबा, इंसान जो है वो अपनी खूबियों पे ज़िंदगी गुजारता है तभी मजबूत होता है और कामयाब होता है। और जब इंसान दूसरों की खामियों पे ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देना तो फिर उसका अंजाम 804 जैसा होता है। 3.5 पौने 4 साल बानी तहरीक साहब वज़ीर-ए-आज़म बन के एक ही बात कहते रहे, NRO नहीं दूंगा, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, और उसका अंजाम ये हुआ कि लोग उनसे अलहदा होते चले गए और उन्होंने कहा आपने की परफॉर्मेंस क्या है। अब ये KPK में ये फैसल करीम कुंडी साहब जो गवर्नर है, इनका भी रवैया बिल्कुल हूबहू मैं वैसा ही देख रहा हूँ। रोजाना उठते हैं, नहा धो के एक ऐसी चीज लेके आते हैं और वो बयान दाग देते हैं, कभी कहते हैं जी ये नहीं होगा, वो होगा, वो होगा। भाई आप गवर्नर हैं, तो लिखा अभी वज़ीर आज़म को, आप खत लिख रहे हैं, आप अपनी रिहाइश के लिए कोशिश कर रहे हैं कि इस्लामाबाद मुझे रिहाइश दे दे, आप खत लिख रहे हैं, आप चीजें कर रहे हैं, आप भाई ये इल्जामात लगा रहे हैं, आप गवर्नर हैं, आपको पता है कि अगर ये सारे काम हो रहे हैं आप व्हाइट पेपर शाया करें, आप करें प्रेस कॉन्फ्रेंस, आप कहें जी ये सबूत पड़े हुए करप्शन के, इल्जामात लगा के, आप क्या इल्जामात लगा के गवर्नर अपने ओहदे से ओहदा बरा हो जाएंगे? क्या उनकी जमात ओहदा बरा हो जाएगी कि आपकी नाक के नीचे देखते रहे सब होता हुआ, इल्जाम भी ना लगाएं? आप सबूत, इल्जाम तो हर बंदा लगा रहा है, सियासत में इल्जाम ही तो है। सियासत का असल मसला यही है कि यहाँ पे इल्जाम बराए इल्जाम की सियासत है ना। यहाँ पे सबूत लेके आए, यहाँ पे चीजों को करें। किसी फोरम पे जाके कभी कहते हैं कि मैं कुरम का मसला हल कर दूंगा आधे घंटा में अगर मैं वजीर आला होता, कभी कहते हैं जी हर चीज बराए फरोख्त है, नशिस्तें बिक रही हैं, नौकरियां बिक रही हैं, हर चीज है। भाई आप आईनी, आपके पास ओहदा है, आप चीजें, आप लोगों को सबूत दें, आप वज़ीर आज़म साहब को बताएं, आप पावर कॉरिडोर के लोगों को बताएं कि सर ये काम हो रहे हैं, और उसके बदले में कुछ ना कुछ तो आप भी अपनी इनपुट बेहतरी की तरफ लेके जाएं। इन स्पाइट ऑफ दिस कि आप सिर्फ ये कह रहे हैं कि हम धरना दे देंगे, हमें वज़ीर आला बनाएं तो फिर हम आपको कुरम का मसला हल कर देंगे, अच्छा जी नौकरियां बिक रही हैं, और फिर जब दिल करता है, जुल्म ये है कि इतने तुंदो तेज जुमले बयानात, और जब दिल करता है खुशगपियों की तस्वीर रिलीज कर देते हैं कि दोनों जनाब वज़ीर आला और गवर्नर साहब जो से वो अच्छे बच्चों की तरह बैठे हुए कभी जिरगे के ऊपर फैसला कर रहे हैं और कभी जनाब वो गुफ्तगू कर रहे हैं। यार मत कर दे, बस कर दे, आवाम को कितना बेवकूफ़ बनाना है भाई। आप की जो बस में है, आप उस बस के ऊपर चले, आप कहें वफाक को कि भाई आप आवाम के लिए ये काम कर दें, आप अपनी रिहाइश ले सकते हैं वफाक से, आप अपने सूबे की आवाम के लिए क्यों नहीं बात करते? आप क्यों नहीं कहते? यही कह रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल आप बजा फरमा रहे हैं। बैरिस्टर साहब ने भी यही कहा है कि भाई आप जो सूबे के हुकूक हैं वो लेने के लिए बात करें, NFC अवार्ड के तहत कुछ जो मुतालिबात बनते हैं उसके लिए बात करें कि एक ही जिला है, एक ही हलका है, मैं गवर्नर बच जाऊं, अली अमीन गंडापुर साहब घर चले जाए, बस इसी के ऊपर लगे हुए हैं काम। ठीक है नौशाद साहब, ये आप समझते हैं कि सिर्फ आपसी एक इल्ज़ाम तलाशी का सिलसिला जो है वो जारी है, या आपको लगता है कि नहीं ये सारी चीज़ें वाक़तन हो रही हैं, यही वजह है कि इमरान खान साहब तक शिकायतें भी पहुंचाई जा रही थी? कुछ ना कुछ तो होगा ना सर। देखिए, मैं काशिफ साहब ने बड़ी खूबसूरती के साथ बेल आउट करने की कोशिश की है अली अमीन गंडापुर को। सवाल कुछ और था और उन्होंने ज्यादा, मैंने बेल आउट नहीं करने की कोशिश की, मैं तो इनकी बातों की बात कर रहा हूँ सर। मैं कौन हूँ तो किसी को बेल आउट करने वाला? हुजूर जी जी, वो अब गवर्नर साहब के ऊपर जो उन्होंने अपना सारा वक्त जाया कर दिया। हालांकि बात ये है कि देखिए ये बात दुरुस्त है, इनसे मैं इस हद तक जरूर इत्तेफाक करता हूं कि इल्जामात की सियासत नहीं होनी चाहिए और सिर्फ इल्जाम नहीं लगाने चाहिए। लेकिन ये बात जब मैं बतौर सहाफी सुनता हूं और जब मुझे ये पता चलता है कि बानी तहरीक इंसाफ भी जो है वो अपने CM को कह रहे हैं कि आपके यहाँ करप्शन हो रही है और लोग उन तक ये बात पहुंचा रहे हैं, तो फिर उस बात को संजीदगी से जरूर लिया जाना चाहिए। मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूं कि अभी दो तीन रोज कबल पिछले गुज़िश्ता 2-3 रोज के अंदर मेरी एक साहब से मुलाकात हुई और वो बड़े ओपन उसके अंदर ये कह रहे थे कि जनाब वहां पर मुझे उन्होंने एग्जैक्ट फिगर बताया है कि एक VC लगाने के कितने पैसे लिए जा रहे हैं। अगर उसमें से कोई 10-15 लाख भी कम हो तो वो बंदा VC नहीं लग सकता।
और दिलचस्प बात यह है कि वो साहब केपीके से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन वो पंजाब में एक उनको मेरिट पर पंजाब में एक अहम जिम्मेदारी दे दी गई है। अब जब आप इस तरह की बात सुनते हैं और एक जिम्मेदार शख्स से सुनते हैं, तो फिर आप ये सोचने पे मजबूर होते हैं कि वहां यकीनन कुछ ना कुछ हो रहा है। गवर्नर साहब को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये एक अलग बहस है, लेकिन केपीके में बतौर वजीर आला अली अमीन गंडापुर साहब अगर अपने सूबे के अंदर करप्शन पर काबू नहीं पा सकते, और उसकी जो रीजनिंग है वो ये है कि उनके अपने जो जुनैद अकबर साहब हैं या दीगर वज़रा हैं, जो उनकी इस करप्शन से मुताल्लिक जो कहानियां वो जाके बानी को सुनाते हैं और बानी उसके ऊपर इंस्ट्रक्शन इशू करते हैं, तो फिर मैं ये समझता हूं कि इसको संजीदगी से लिया जाना चाहिए और इसकी जवाब तलबी भी होनी चाहिए। ठीक हो गया। ये करनी वहां के अपने जो एमपीएस हैं केपीके असेंबली के, उनको इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। और अगर फर्ज कीजिए कोई सीएम जो है वो इस तरह की किसी उसके अंदर या उनकी आशीर्वाद या सरपरस्ती से कुछ हो रहा है, तो उनको अपनी जमात के अंदर जो है वो तब्दीली लानी चाहिए, बजाय इसके कि गवर्नर लेकिन ये तब्दीली क्यों नहीं आ रही है उस्मान साहब? मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ, बानी ने इसका नोटिस लिया, बानी वज़ीर आला को बुलाते हैं, मुख्तलिफ शख्सियात से जब मुलाकात करते हैं, जुनैद अकबर साहब को भी प्रॉमिस करते हैं कि ठीक है जी आपने अच्छा किया कि मुझे ये सब बताया और अब इस पर एक्शन होगा। ये मैं बहुत सारे वक्त से सुन रहा हूँ कि वहाँ पर करप्शन हो रही है। और मीडिया नुमाइंदगान से बात करते हुए भी उन्होंने कहा कि मेरे पास ऐसी खबरें आती हैं, जब वो जेल में मीडिया नुमाइंदगान से वो कहते हैं, उन्होंने कहा कि मैंने इस बारे में सख्त हिदायत जारी की हैं। तो फिर सर इतने अरसे से क्यों नहीं कुछ हो पा रहा? जी काशिफ साहब, बसद एहतराम एक जुमला। जी काशिफ साहब, करप्शन के ऊपर शिकायत किसको जा रही है? बानी साहब को। और भाई बानी साहब वजीर आजम थे, उससे पहले वजीर आजम नहीं थे, परवेज खटक साहब वहाँ पे वजीर आला थे, उस वक्त नैब के दफातर बंद कर दिए, अकाउंटेबिलिटी का ऑफिस बंद कर दिए, करप्शन के इल्जामात किसको कह रहे हैं और कौन कह रहा है कि मैं तब्दीली करूंगा? लेकिन मान रहे हैं ना काशिफ साहब, अब वो मान रहे हैं, बानी खुद मान रहे हैं कि वाकईतन पीटीआई को नुकसान हो रहा है इससे। मैं कह रहा हूं कब नहीं माना, थर्ड टर्म मिल रही है उनको वहाँ पे। चले देख लेते हैं ना, अब थर्ड टर्म मिल रही है। उस्मान साहब, आपने काशिफ साहब की बात भी सुनी, क्यों तब से अब तक नहीं कुछ हो पाया? अस्मा इकबाल साहबा, काश बानी पीटीआई इमरान खान साहब वज़ीर आला केपी के गंडापुर को बुलाएं और उससे पूछें कि यार तुमने पब्लिक के लिए क्या किया है। पंजाब की अगर बात करें तो मरियम नवाज चीफ ऑफ पंजाब जो है, शी स्पेंडिंग पब्लिक मनी ऑन पब्लिक, और वहां पर क्या है, वो बानी पीटीआई को जाकर बताते हैं हमारी आपस में लड़ाई है, इसको सुलह करा दो। बानी पीटीआई ने कभी ये पूछा कि तुमने सूबे में कौन सा तरक्याती काम किया है? ये तो कभी नहीं पूछा। वो ये पूछते हैं एहतजाज कब करोगे, कितने बंदे एहतजाज में आए थे, कितने बंदे एहतजाज में नहीं आए। ये तो उनकी पॉलिटिक्स है। वो जब वजीर आज़म थे उस वक्त भी उनकी यही पॉलिटिक्स थी, मैं तुम देंगा। अब जब वो पॉलिटिक्स में नहीं है, जब वो अब इक़्तिदार में नहीं है, अब भी यही उनका रवैया है कि बस उसको फिक्स कर दो, उसको मारो, आप कब एहतजाज करेंगे। मतलब कि जिसकी एहतजाज का नैरेटिव ये है कि उसने बस मुल्क में बदअमनी फैलानी है, तो आप मुझे ये बताएं कि उस सूबे में तरक्की कैसे होगी। अब मैं आपको पंजाब की बात बताऊं, लाहौर की। आप ये देखें कि मरियम नवाज ने बतौर चीफ मिनिस्टर पंजाब जो है वो कितने प्रोजेक्ट शुरू किए हैं। हर 5 दिन बाद कोई इनका नया प्रोजेक्ट होता है, E/4 स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स के लिए हो। अब मैं आपको नजायज तजावजा जो एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव जो इस वक्त लाहौर में हो रही है पूरे पंजाब में, सुथरा पंजाब के नाम पर, बिलीव मी, अभी मैं सर डीसी लाहौर थे अली मूसा, वो कह रहे थे कि यकीन करें हम जिन जगहों पर एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव करते हैं तो मैं उसको रात को चेक करवाता हूं ताकि ये पता लग सके किसी एमएनए किसी एमपीए ने सिफारिश करवा कर वो दोबारा ठेला तो नहीं लगवा लिया। और यहाँ पे जो ठीक हो गया ना उस्मान साहब, केपी पे आ जाएं, केपी पे आ जाएं। अच्छा, मैं इसलिए लिंक थोड़ा सा कर रहा हूं कि जो केपी के की हम इस वक्त बात कर रहे हैं, आजकल सभी उसको लिंक कर रहे हैं। इवन अभी जो हैं वजीर आला सिंध, वो एक तकरीब में थे तो वहाँ बच्चे ने लैपटॉप मांग लिया। जाहिर है कि वो भी मुतासिर हैं पंजाब में, मरियम साहिबा जो कुछ कर रही है तो किसी को इनकार नहीं है, लेकिन सर जो वहाँ करप्शन हो रही है वो कैसे रुके? नौशाद साहब क्या कह रहे हैं? मैंने कहा उन्होंने भी एक लैपटॉप दिया, जिसने मांगा था उसको कहने लगे आपको दे दूंगा मैं, वो भी अपनी जेब से। वो मिलता है नहीं मिलता, चले ये भी देख लेंगे। जी भट्टी साहब, देखिए बात यह है कि जब इमरान खान साहब का इस बारे में डिसीजन ही नहीं है कि वो सूबे को बाकायदा के तरक्की करवाएं, जब वो प्रोजेक्ट्स का पूछेंगे नहीं तो वहां पर पैसा कहाँ जाएगा? वो पैसा फिर करप्शन की नजर होगा। जब वज़ीर-ए-आला केपी के जो अली अमीन गंडापुर हैं, उनको ये पता है कि मैंने जाके इमरान खान साहब को अपने सूबे की डेवलपमेंट पर ब्रीफिंग नहीं देनी, मैंने ये ब्रीफिंग देनी है कि ठीक है, आपने सारी जिम्मेदारी जो है वो डाल दी है बानी पे, क्योंकि वो चेक एंड बैलेंस नहीं रख रहे हैं, पूछ नहीं रहे हैं, तो इसलिए वही आप समझते हैं कि इसकी वजह है जो कुछ इस वक्त हो रहा है। तो शहजाद साहब, यानी ये जो बाकी लोग हैं काशिफ साहब के अलावा,
वो ये कह रहे हैं कि करप्शन वाकईतन हो रही है। काशिफ साहब ने भी ये नहीं कहा है मेरे ख्याल में। काशिफ साहब, मैं कह मैंने कब कहा जी करप्शन नहीं हो रही? मैंने ये नहीं कहा कि आपने कहा करप्शन नहीं हो रही। आपने अभी तक ये नहीं कहा कि हो रही है, आप कहते हैं हो रही है। आप दोनों टास्क कर लो आपस में। काशिफ साहब से पहले पूछ लेते ना, एक सेकंड। काशिफ साहब, हो रही है करप्शन नहीं हो रही? मैंने आपको कहा कि बानी जब पीएम नहीं थे उस वक्त से लेके पीएम होने के दौरान और अब तक करप्शन हो रही है, लेकिन बानी को शिकायतें मिलेंगी, वो अमल नहीं करेंगे। उन्होंने 5 साल ठीक है शहजाद साहब, फिर यहाँ पे इन्होंने भी बानी को जिम्मेदार करार दे दिया। अच्छा, अमल नहीं कर रहे मैं आपको सादा कर देता हूँ। देखिए, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की खुशकिस्मती है कि इस मुल्क में और किसी बात पे इत्तेफाक राय हो या ना हो, लेकिन करप्शन करने पे सबका इत्तेफाक है और इस जगह में सब ही याद होते हैं। असल में मामला वहां जाके फंसता है जब फैसला करने वाले बता रहे होते हैं कि नहीं, अब इसने करप्शन नहीं की, इसने की है। पहले किसी जमाने में मिस्टर जरदारी जो थे वो 10% थे और वो पता नहीं 100% भी हुए, फिर उनके घोड़े मुरब्बे खाने लगे। उसके बाद फिर एक दौर आया, फिर मियां नवाज शरीफ ने पार्क लेन में जायदादें ले ली। उससे पहले हम आंखें बंद करके उनको ईमानदार और शौम सलात का पाबंद समझते थे। आजकल जो है वो इमरान खान करप्शन कर रहे हैं, तो बारियां लगी हुई हैं करप्शन में, आप इसकी ज्यादा फिक्र ना करें। मैं सिर्फ एक बात जानता हूं कि ये जब अभी बात की नौशाद साहब ने कि एक जिम्मेदार आदमी जो है, और जिम्मेदार से मुराद यकीनन उनकी गवर्नर केपीके से है, तो फिर जनाब एक और गवर्नर साहब भी हैं, उन्होंने 2 दिन पहले एक बयान दिया है, कुछ दिन पहले। गवर्नर केपीके से मुलाकात नहीं हुई शहजाद साहब, उससे मुराद कह रहा हूँ। आपने कहा कि एक जिम्मेदार आदमी ये बात कर रहा है कि सूबे में करप्शन हो रही है, ऐसे ही है? ठीक सब नहीं, मैंने कहा था एक जिम्मेदार, एक ऐसे शख्स से मेरी मुलाकात हुई जिन्होंने खुद मुझे, यानी ये एक होता ना आई विटनेस काउंट बात नहीं कर रहा आपकी मुलाकात। अच्छा ठीक है, मैं समझ गया, मैं रेफरेंस। चलिए ठीक है, गवर्नर की बात कर रहे हैं ना हम लोग भी, गवर्नर ही की बात कर रहे हैं। बात की है गवर्नर पंजाब ने भी एक बात की है कुछ दिन पहले, वो को फार्म 47 के हवाले से बात कर रहे थे और जीती हुई हारी हुई सीटों की बात कर रहे थे, तो फिर हमें उसको भी सीरियसली लेना पड़ेगा। लेकिन मेरे ख्याल में हमें इन चीजों को इतना सीरियस नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये जिन जमातों के गवर्नर साहबान जिस जमात से ताल्लुक रखते हैं, फारूकी साहब फार्म 47 और 45 वाले गवर्नर की बात को कभी सीरियस नहीं लेंगे ना। अच्छा मेरी बात तो सुन ले। अच्छा शहजाद साहब लेंगे ना निशाद साहब लेंगे, ना उस्मान साहब लेंगे ना निशाद साहब लेंगे। शहजाद साहब, आपने जो गवर्नर पंजाब की बात की है, मैं यहाँ ये पूछना चाह रही हूँ कि सारे सूबों के जो गवर्नर्स हैं वो कहीं ना कहीं हमें हुकूमत के खिलाफ बयानात देते हुए, गिले शिकवे करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन गवर्नर बलोचिस्तान मुकम्मल तौर पर इस पर खामोश हैं, तो वो बड़े खुश दिखाई देते हैं हुकूमत से। इसकी क्या वजह से? मैंने अपने आर्गूमेंट के शुरू में कहा था कि पूरी कौम का सिर्फ एक चीज पे इत्तेफाक है, तो आगे उसके आगे आप खामोशी रखें, या पंजाबी में जिसको कहते हैं मुठ रखें, इस पे ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। मुझे अपना आर्गूमेंट कंप्लीट करने दें कि ये सियासी जमात के जो गवर्नर साहब हैं, इनके एक बड़े वजीर आजम हुआ करते थे, उनके बेटे को 2-3 साल अगवा रहे, तो आपके ख्याल में वो कोई हुकूमती मामलात में इख्तिलाफ राय की वजह से उनको अगवा किया गया था, या आपके ख्याल में उनको कोई मतलब असूलों की बुनियाद पर उनका बेटा अगवा हो गया था? बात सिंपल सी है कि यहाँ पे जिसका जो वो पंजाबी में कहते हैं ना कि अंग्रेजी दी ते पंजाबी दा जिथे लगे उथे ला, तो हमारे यहाँ प्रिंसिपल यही तय है कि जिसका जो दाव लगता है वो लगा रहा है, तो हमें इस पे ज्यादा और ये जो इस वक्त कह रहे हैं कि केपी गवर्नमेंट का लगा हुआ है, इसको बानी साहब बड़ी बुरी तरह से नजरअंदाज कर रहे हैं। सबसे ज्यादा मुझे टोका जाता है यार इस प्रोग्राम में, मुझे कम से कम मुझे अपना आर्गुमेंट। सर सबसे ज्यादा बोलते भी तो आप हैं शहजाद साहब, सबसे ज्यादा टाइम आप लेते हैं, नोट कर लीजिए। आज के प्रोग्राम के एंड में देख लेते हैं सर। मैं कल से घड़ी सामने रख के बैठूंगा। मैं आपको सर जरूरी है कह रहा हूँ, करप्शन कोई मसला नहीं है पाकिस्तान का। पाकिस्तान का मसला ये है कि हम सब ने करप्शन के साथ जीना सीख लिया है। हमें ये नॉर्मल लगता है कि करप्शन के बगैर कोई चीज नहीं हो सकती, इसलिए हम इसको जायज समझते हैं और इसके साथ जिंदा रहना सीख गए हैं। ये सबसे ज्यादा काबिल शर्म बात है। ठीक है सर, और इसीलिए जाहिर है कि मुल्क के ये हालात हो रहे हैं और मुल्क जिस जानिब जा रहा है। आपकी इजाजत हो शहजाद साहब, ब्रेक ले लूं? कुछ और तो नहीं बोलना आपने? इजाजत है सरकार? इजाजत है। ठीक है, शहजाद साहब ने इजाजत दी है, ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक जी। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि केपी में करप्शन बढ़ रही है, ऐसा कहना है वहाँ के गवर्नर का। उसका जवाब भी आया बैरिस्टर सैफ की जानिब से, लेकिन एक और चीज़ भी बढ़ रही है जब हम बात करते हैं पीटीआई के हवाले से, और वो बढ़ रहा है जी बानी का खर्च जेल के अंदर, बानी का भी और बीबी का भी। अब इसमें बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि भाई जब वो अपने पैसों से खा रहे हैं तो किसी को क्या ज़रूरत है एतराज़ करने की। नौशाद साहब आप इसका जवाब मुझे दे दीजिए। वो जैसे कहते हैं माई बॉडी माई चॉइस, मेरा मैदा मेरी मर्जी, मेरे पैसे मेरा खाना,
किसी को क्या एतराज है सर? नहीं, यकीनन कोई एतराज नहीं होना चाहिए अगर वो अपना खर्च उठा रहे हैं, तो इसमें कोई मुजाहिका नहीं है। हाँ, अलबत्ता मैं इस बात से परेशान जरूर हुआ था, नॉट फॉर द रीजन के बानी तहरीक इंसाफ के ये पैसे लग रहे हैं, लेकिन अगर मैं 8 लाख रुपया अगर महीने का खर्च कोई एक या दो अशखास के लिए हो, तो मैं ये सोचने पे जरूर मजबूर था जब मैंने खबर पढ़ी कि यार उसके अंदर क्या क्या ऐसा शामिल है। ठीक है, देसी मुर्गी बहुत महंगी है, ठीक है कि मटन बहुत महंगा है, लेकिन फिर भी वो क्या क्वांटिटी होगी और क्या उसके अंदर लवाजमात होंगे कि वो 8 लाख रुपए तक चला गया मामला। तो मेरे मुंह में पानी जरूर आया था और मैं ये सोच रहा था कि मैं अगर उसके हिसाब से हिसाब लगाऊं तो खाना तो मैं भी खाता ही हूं, यकीनन हम सब खाते होंगे, लेकिन इस हद तक कॉस्टली खाना जो है, अगर महीने का सिर्फ मैं 6-8 लाख रुपए का सिर्फ खाना खा रहा हूं, तो फिर तो मेरे अखराजात जो है वो महीने के करोड़ रुपए के करीब होने चाहिए। लेकिन बहरहाल इस बहस में पड़े बगैर के जी ये कितना बेशकीमत है, लेकिन ये जरूर है कि अगर वो अपनी जेब से खर्च कर रहे हैं तो हम ये वैसे सुनते आए हैं कि उनकी अपनी जेब कोई नहीं है, वो साथ वाले की जेब में हाथ रखते हैं और एटीएम्स के जरिए आते हैं पैसे। अब अल्लाह जाने आजकल कौन जो है वो फाइनेंस कर रहा है इस खाने को, मुझे इसका इल्म नहीं है, लेकिन मुझे इस पे कोई एतराज नहीं है। वो 6 लाख छोड़ के 8 लाख छोड़ के वो 50 लाख का खाना खाएं। अच्छा। अगर हलाल तरीके से कमाई की हुई है और वो हलाल तरीके से दी जा रही है, तो उसमें मेरे और आपको क्या एतराज होता? मेरा नहीं ख्याल कि हमें इस मामले पे कोई एतराज उठाना चाहिए। काशिफ साहब, आई होप सोचना जरूर चाहिए, सोचना जरूर चाहिए कि वो क्या है जो 6 से 8 लाख रुपए महीने में आता है। अगर आपको पता चले तो मुझे जरूर बताइएगा, मैं देखूं मेरी खुराक में वो चीजें शामिल हैं कि नहीं है। काशिफ साहब से पूछ लेते हैं। काशिफ साहब आप बताएं, नौशाद साहब वैसे सही फरमा रहे हैं, इतना महंगा क्या है वैसे? जी सर, कुछ है। एक फिक्रा मैं कहना चाहूंगा कि ये तजाहिल आरफाना बड़ा कमाल का था नौशाद साहब का, कि मैं तो खाना खाता हूँ, आप लोग भी यकीनन खाते होंगे। तो ये जो तजाहिल आरफाना था ना हमारे हवाले से कि हम भी खाते होंगे, ये जो शक का इन्होंने मुजाहरा किया है, मैं इस पे इनको सलाम पेश करता हूँ। हाँ, नहीं वो वैसे जो मुल्क के हालात है शायद थोड़े अरसे बाद हम ना ही खा रहे हूँ। काशिफ साहब देखें, सबसे पहले तो मैं ये समझता हूँ कि मैं अपनी तरफ से भी मैं इस बात के ऊपर ऑन एयर माजूद खा हूँ कि जिस वक्त माजी में ये मेन्यू की खबरें हुकूमत की तरफ से सरकारी तौर पे चलाई गई कि देसी मुर्गी और मछली और फलां चीज़ें दी जा रही हैं, तो हमने भी बड़ा क्रिटिसाइज़ किया कि उनको दी जा रही है तो बाकी जेल के लोगों को क्यों दी। मैंने खुद क्रिटिसाइज़ किया। मैं इस पर इसलिए माजूद खा हूँ कि मुझे अब जाके ये पता लगा कि वो सारा पैसा खुद बानी के ख़ानदान वाले उनके एक सेपरेट अकाउंट है उसमें डालते हैं और वो उनका खर्चा खुद उठा रहे हैं। कोई हुकूमत पंजाब या जेल इंतज़ामिया उसका खर्चा नहीं उठा रही। और इस पर उन वज़रा को भी मैं समझता हूँ माजरत करनी चाहिए जिन्होंने मिसलीड किया, जिन्होंने इस बात के ऊपर क्रिटिसाइज़ किया कि देसी मुर्गी खा रहे हैं, मछली खा रहे हैं, जूस पी रहे हैं, शहद खा रहे हैं, कोकोनट खा रहे हैं। ठीक है। और दूसरी बात देखिए, खर्चा कौन दे रहा है कौन नहीं दे रहा, मैं इस बहस में जाना नहीं चाहता, क्योंकि नौशाद साहब की इस बात से मैं बिल्कुल इत्तफाक करता हूं कि जो अमूमी सोच है, जो अमूमी चीज़ हमने देखी, जो हमने कवर किया, उसमें बज़ाहिर वो अपनी जेब में हाथ कम ही डालते हैं बानी साहब। वो किसी ना किसी की जेब के ऊपर चीज़ें चलती हैं उनकी, बहरहाल ये बात भी ठीक है। लेकिन एक चीज़ बड़ी ज़रूरी है कि उनका खर्च 5 लाख हो, 7 लाख हो या 8 लाख हो, वो जिस तरीके से भी जो भी मेन्यू डिसाइड करते हैं वो खुद डिसाइड करते हैं, उसके हिसाब से वो मेन्यू पकता है, वो सेपरेट जगह पर पकता है। और वो मेन्यू में से बीबी साहिबा भी खाना खाती हैं और बाबू साहब भी खाना खाते हैं। असल बात ये है कि उनका खर्चा है, उनके खानदान वाले दे रहे हैं, उनके खानदान के दोस्त दे रहे हैं, चीज़ें चल रही हैं। मेरा ख्याल है कि हमें एतराज़ नहीं होना चाहिए। ठीक है, लेकिन हमें ये एतराज़ हो सकता है शहजाद साहब कि जो बाकी उनकी सपोर्ट में लोग निकले, वो भी किसी के बच्चे हैं, किसी के भाई हैं, किसी के बेटे हैं, उसी जेल के अंदर बंद हैं, वो किन हालात में हैं? अगर खानदान इनका खर्चा उठा रहा है तो वही खानदान थोड़ा बहुत उनका भी खर्चा उठा ले, या वो शख्स अगर पूरी अपनी कोई किसी का खानदान का एक कफील था जो इनकी मोहब्बत में बंद हो गया, बानी की मोहब्बत में, तो क्या इनका खानदान पीछे से उनके बच्चों का ख्याल रख रहा है? एक गरीब मुल्क का साबिक वजीर आजम जो है वो जेल में बैठ के अगर 5 से 7 लाख रुपए का खाना खा रहा है तो वो अपने उन सपोर्टर्स का सोच ले, बाकी अवाम का ना सोचे। पल्ले से खा रहा है ना जी। अच्छा देखिए, ये मुझे लगता है कि ये ऐसी ही कोई बात है कि जैसे हम सेब और किन्नू के जो फवायद हैं उनका आपस में तकाबल कर रहे हैं। मतलब बानी का वो क्या खाते हैं, कहाँ से पैसे आते हैं, या उनके आम आदमी जो वर्कर हैं, कि हर आदमी के अपने हालात होते हैं और अपने वाकयात होते हैं, उसके तहत ही वो चला करते हैं। लेकिन मैं इस बात पे बड़ा हैरान हूँ, ये अभी आपके ये हेडर चल रहे हैं प्रोग्राम पे जो कि उनको जेल का खाना पसंद नहीं है, तो मैं पूछना चाहूंगा ये लोगों से कि आखिर कौन से हमारे सियासी रहनुमा थे जो जेल का खाना, वो जो जेल से मिलता था, वो खाते थे? भाई हमारे जितने भी सियासतदान हैं उनमें से कभी किसी ने
जेल का खाना नहीं खाया, वो सब के सब या तो चौधरी तनवीर के घर से उनके घर खाना आया करता था, या वो अपने घर से मंगाया करते थे, या किसी और पार्टी वर्कर के घर से या लीडर के घर से आया करते थे। सो मेरे नजदीक ये नवाले गिनने वाली बात है, मुझे मतलब इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। मतलब मैं इस बात पे भी तो सर फिर हम इसको तस्लीम कर लें, सर फिर हम इस चीज पे वो सर तस्लीम हम कर लें कि ठीक है जी ये सियासतदान है, इनकी जेलें भी अलग हों, इनके अदालतें भी अलग हों, हमें कोई हक नहीं है एतराज करने का, हम बस खामोश हैं, मान लें। आसमा मैं तो एक बात जानता हूं कि असूल आपका एक ही होना चाहिए। ठीक। मैं इस बात के भी खिलाफ था कि जब मियां नवाज शरीफ के हवाले से ये प्रोपेगेंडा किया जाता था कि वो हरीसा खाते हैं या मगज खाते हैं, घर से खाना मंगवाते हैं। हमें कोई हक नहीं है कि किसी के खाने और उसके खाने की आदत पे हम कोई तनकीद करें। इसी तरह मुझे इमरान खान के खाने की आदत पर भी कोई तनकीद नहीं करनी चाहिए अनटिल अनलेस कि उस पे सरकार का या लोगों के टैक्स पेयर्स का मनी खर्च ना हो रहा हो। मुझे इससे कोई गरज नहीं है कि वो क्या खाते हैं, कहाँ से खाते हैं, वो अपने पल्ले से जो मर्जी खाएं। और जो बाकी लोगों का है तो वो अपने कन्विक्शन से, अगर उन्होंने एक जंग जो है अपने जिम्मे ली है कि वो चाहते हैं कि वो इमरान खान के साथ चलें और वो कोई लड़ाई लड़ें या वो किसी किस्म के मुजाहिरों में शिरकत करें, तो ये उनका फिर उनको उस 25-25 हजार रुपए पे साबिर शाकिर होना चाहिए जो उनके घर वालों को दिया गया है। भट्टी साहब आप भी यही सोचते हैं? साबिर शाकिर तो कभी भी 25,000 रुपए पे आसमा इकबाल साहबा, बात ये है कि इमरान खान साहब बेसिकली एक नवाबी लाडला कैदी हैं। आप ये देखें कि जब इमरान खान साहब वजीर आजम थे तो वो कहते थे कि मैं नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और जितने भी सियासी कैदी हैं इनका खाना बंद करवाऊंगा, इनके एसी भी उतरवाऊंगा। आप ये देखें कि मौजूदा हुकूमत ने क्या कभी कहा कि मैं इनके एसी बंद करवाऊंगा, हम इनका खाना बंद करवाएंगे। एसी है नहीं ना उनके पास, बंद तब करवाएं जब हो। कूलर है। सर्दियों में वैसे भी एसी नहीं चला करते उस्मान भाई। नाज़रीन कल मिलते हैं आपसे दोबारा इसी प्रोग्राम के साथ।